वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो। मैं हूं जाकिर खान। हम कॉल्स ले रहे थे ब्रेक से पहले, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जी जाकिर साहब अली बात कर रहा हूँ सर, क्या हाल है, ठीक हैं आप? जी बस अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। जाकिर भाई एक्चुअली मेरा एक छोटा सा सवाल था आपके लिए, मेरे लिए नहीं, मेरे फ्रेंड के लिए। जी एक्चुअली इसका जो ना वीज़ा जो अपील में गया हुआ है तकरीबन हो गए हैं 8-9 महीने। जी जी तो मुझे आपसे सिर्फ पूछना ये था कि अगर वो कोर्ट में जाते हैं, जब हेयरिंग डेट आएगी तो उससे उसकी वाइफ का, वो क्योंकि यूरोपियन है खुद, तो वो वाइफ उसकी यूरोपियन है, तो वो ये पूछना चाहता था आपसे कि उनसे कोर्ट में कुछ पूछा जाएगा, कुछ पेपर वर्क के बारे में या पे स्लिप्स लड़की की, या उसका कुछ इस तरह के एविडेंस जो अपील में चाहिए होते हैं, मसलन कुछ भी इस तरह की चीज़ें। तो प्लीज़ काइंडली मुझे आप वो गाइड कर सकते हैं, थोड़ा देखें, आप मुझे बता सकते हैं? जी बिल्कुल। देखें, बिल्कुल कोर्ट में सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब मुझे नहीं पता कि उनका रिफ्यूज़ल किस पॉइंट पे हुआ है, लेकिन इन एनी केस जो भी रिफ्यूज़ल पॉइंट हो, लेकिन जब सर दोनों मैं आपको शॉर्टली, सॉरी जी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं आपको शॉर्टली थोड़ा सा बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, कि 2 दफ़ा रिफ्यूज़ होता है, इंटरव्यू कॉल नहीं अटेंड की थी, और दूसरा ये कि जब तीसरी दफ़ा सबमिट करवाया केस तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि आपकी हमें जो शादी है वो कन्वीनियंस लग रही है, कन्वीनियंस तो वो लगे। इस अगर वजह अगर से। देखें, मैं हाँ जी, इस वजह से। जी मैं वही समझ गया था। अगर ये बात है तो ऑब्वियसली फिर उस सिलसिले में फिर उनसे डिटेल में क्वेश्चनिंग होगी, दोनों से भी होगी, हस्बैंड से भी होगी, वाइफ से भी होगी, एक दूसरे के बारे में होगी, कुछ भी सवालात हो सकते हैं। तो उसके लिए उनको ऑब्वियसली जाना भी पड़ेगा और कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस नहीं है बल्कि जेन्युइन मैरिज है। तो कोई भी सवाल अच्छा, एक जवाब हो और बात, सकते हैं। वो सॉरी, वो घर भी आए थे, तो उस टाइम हम घर पे नहीं थे, मैं भी घर पे नहीं था, तो वो उन्होंने हमें पुलिस स्टेशन बुलाया था। तो हम जब वहाँ पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, इमिग्रेशन का ऑफिसर। तो उन्होंने कहा था अब जो आपके पेपर है यहाँ छोड़ जाए, तो हम आपको दोबारा लेटर भेजेंगे, तो उसके बाद जो सा भी है तो आपने में हम आपको बुलाएंगे, जिस तरह से भी आना हो। तो प्लीज काइंडली बताइएगा उन्होंने पुलिस स्टेशन में बुलाने का क्या मकसद होता है, मतलब कोई साइनिंग करवा सकते हैं या कुछ इस तरह की चीजें, या तो कुछ भी देखें, मतलब? तो साइन के लिए बुलाया था, किस लिए? रिपोर्टिंग के लिए बुलाया था? नहीं नहीं, उन्होंने सब वो इमिग्रेशन की 2-3 ऑफिसर आए थे घर में। अच्छा। तो देखें, उस टाइम वाइफ मेरी तो पुलिस आउट ऑफ स्टेशन कंट्री थी और मैं भी जॉब पे था, जी पुलिस तो स्टेशन इस वजह से। जी पुलिस स्टेशन बुलाने का मकसद यही हो सकता है कि पहले जिस तरह आप कह रहे हैं कि जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया था तो आप लोग नहीं जा सके थे या नहीं गए थे, फिर वो जब घर आए थे तो घर पे भी आपसे रब्ता नहीं हो सका, तो फिर नेक्स्ट उनके लिए यही ऑप्शन था कि आपको बता देते कि पुलिस स्टेशन आ जाए, जिस पे आप गए हैं। लेकिन बहरहाल अब वो तो जो हो गया सो हो गया, उसकी जो भी रीज़न्स थे क्यों आप नहीं जा सके, क्या वजूहत थी, लेकिन अब कोर्ट में आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा ये सारी चीज़ें कि क्यों आप नहीं जा सके थे, और फिर आपसे, आपकी या मतलब आपके दोस्त से, उनकी वाइफ से डिटेल में क्वेश्चनिंग होगी। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? सर मैं इस कंट्री में 2010 में आई थी स्टूडेंट वीजे पे। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने टाइटू का कर लिया चेंज। क्या कर लिया उसके बाद? सॉरी, हाँ, आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ रही। 2010 में आप आई थी एज ए स्टूडेंट, उसके बाद क्या हुआ? स्टूडेंट स्टूडेंट वीजे पे। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने टाइटू का वीजा करवा लिया, मैं उनकी डिपेंडेंट बन ठीक गई। है फिर टायर 2 का वीजा अभी रहता था, तो मेरे हस्बैंड ने टायर 1 इंटरप्रेन्योर वीजा जी टायर 1 इंटरप्रेन्योर वीजा किया, वीजा रहते ही। जी फिर मेरा नहीं, इन्होंने डाला था साथ में, तभी वीजा था। उसके थोड़ी देर बाद ये वीजा जो टायर 2 की कंपनी है ना वो रिवोक होगी, तो हमें लेटर आ गया 60 डे का। इनको तो नहीं आया, मुझे आ गया। फिर इनका वीजा रिफ्यूज हो गया। फिर मैंने FLRO डाल दी क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे हस्बैंड का तो बिजनेस वीजा था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने FLRO नहीं, डाला, आपके तो आपके अभी हस्बैंड मुझे का, उन्होंने, सॉरी, आपके हस्बैंड का वीज़ा लग गया था, वो एंटरप्रेन्योर वीज़ा? नहीं नहीं, उनका रिफ्यूज हो गया जी, कोर्ट में चले गई अपना लेकर। तो बची मैं, मेरे पास कोई वो नहीं था कि मैं क्या करूं। मैंने अपना FLRO डाल दिया, जी और FLRO डाल दिया। अब मैंने जून में डाला था, अभी उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया। तब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे जाना चाहिए इंटरव्यू के लिए? मेरे लिए सही होगा, फायदा होगा कि नहीं? देखें, बिल्कुल जाना चाहिए। आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं जब आपने एप्लीकेशन की है और आपको अभी वो एप्लीकेशन होम ऑफिस कंसिडर कर रहे हैं, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। अब ये तो आपने अगर खुद से एप्लीकेशन डाली है या अगर वकील के थ्रू डाली है, या आपको पता होगा कि आपने एप्लीकेशन में क्या जो है वो ग्राउंड्स थे आपके,
तो उस हवाले से आपको सारा कुछ पता होना चाहिए और ज़रूर इंटरव्यू पे जाना चाहिए। अगर आपके कोई वकील हैं तो उनसे आप ज़रूर इस सिलसिले में मशवरा करें, और बेहतर ये किसी वकील से सलाह मशवरा करके और फिर ज़रूर इंटरव्यू पे जाएं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो जी हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? सर जी, मेरा नाम अली है और मेरा सवाल ये है कि मैं HSMP वीज़ा पर हूँ और मेरा वीज़ा एक्सपायर हुआ था मार्च 2016 में जी। मैंने एक्सटेंशन डाली इंडेफिनेट के लिए ना, तो अभी तकरीबन 1 साल हो गया है, अभी तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। वो वही कह रहे हैं कि अभी तक तुम्हारा केस इन प्रोसेस है। तो मेरा सवाल ये है कि जिस तरह बाय लॉ है ना कि भाई 5 साल आप HSMP पे गुजारते हैं तो 6ठा साल आपका होता है न्यूट्रलाइजेशन का, उसके बाद आपको नेशनलिटी देते हैं जी। तो अभी जिस तरह मेरे 5 साल पूरे हुए मार्च 2016 में, अभी 6ठा साल मेरा अभी इस मार्च 2017 में मेरा पूरा हो गया है। तो क्या अगर मेरा अभी वीजा आ जाता है इंडेफिनेट तो क्या मैं डायरेक्ट? आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जी, मैं समझ गया हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उसकी रिक्वायरमेंट है ना, जो इसमें ये है कि आपको जब इंडेफिनेट मिलता है तो उसके साल बाद आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट जो आपके लिए है वो ये है कि जब आपको इंडेफिनेट मिलता है उसके साल बाद, ये नहीं कि आपने जब इंडेफिनेट के लिए आप एलिजिबल हुए थे और जब आपने अप्लाई किया था, जब आपको इंडेफिनेट मिलता है तो फिर उसके साल बाद आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अच्छा जी। एक और ये जनरल रूल है ना। बास फिर जो स्पाउस वीज़ाज होते हैं या यूरोपियंस, उनके लिए ज़रा मुख्तलिफ है जी। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो जी हेलो। हेलो जी हेलो, आपकी कॉल थ्रू हो गई है, आप बात करें जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? हाँ जी सवाल, हम यूरोप से आए हैं, पुर्तगाल से। इधर 5 साल हो गए हमको आए हुए। जी जी 2012 से आए हैं और मैं और मेरी वाइफ दोनों। जी जी। हमने इधर जॉब सीकर लोन सी लिया, काम कोई नहीं किया। आप हमको बता सकते हैं हमको आगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखें, 2012 से आपको प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है अगर आपने जॉब सीकर ही ली है और काम नहीं किया, क्योंकि आपको जब आप यहाँ पे रेजिडेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप यहाँ पे ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे हो, काम कर रहे हो, या अगर आप सेल्फ सफिशेंट हैं, आपके पास यानी कि सेविंग्स वगैरह हैं, तो फिर उसकी अलग रिक्वायरमेंट है। तो आपको इस सिलसिले में प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप खाली जॉब सीकर लेते रहें और आपने काम नहीं किया। अभी भी मेरा मशवरा ये होगा कि अगर आपको काम मिलता है तो काम जो ही मिलता है आप वो करके आप फ़ौरन रेजिडेंस के लिए एप्लीकेशन करें। बेहतर है किसी वकील के पास जाके। जी क्योंकि हम कॉलेज में भी। हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। हम कॉलेज के लिस्टर कॉलेज में भी 4 साल से रेगुलर जा रहे हैं उधर स्टडी के लिए। हम अभी भी कॉलेज में ही चलते हैं, वो टीटी वो लैंग्वेज सीखने के लिए जाते हैं। लेकिन अब तो आप एज अ स्टूडेंट अपना ट्रीटी राइट अगर एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि फिर आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव सिकनेस इंश्योरेंस होनी चाहिए। आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव सिकनेस इंश्योरेंस होनी चाहिए अगर आप एज अ स्टूडेंट उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। मेरा मशवरा ये है किसी वकील के पास जाके इसको डिटेल में डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? सर मैं जानजेब बात कर रहा हूँ। जी जानजेब साहब, बोलिए क्या सवाल है आपका? सर मेरे से एक छोटा सा सवाल है आपसे। मैंने सिर्फ ये पूछना था कि जो मेरी बीवी है उसके पास रेफ्यूजी स्टेटस था, तो अभी उसको इंडेफिनेट मिला है, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन मिला है, इस मंथ ही मिला है उसको। तो मेरी बच्ची है 2 साल की, लेकिन उसे अभी किसी भी नेशनैलिटी में मैंने नहीं उसे अप्लाई नहीं की थी। तो अब जब उसके साथ मैंने अप्लाई की है अपनी बीवी के साथ, तो उन्होंने उसको कोई स्टेटस नहीं दिया। उन्होंने कहा ये सीधा ही बिल्कुल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकती है। जी जी बिल्कुल अप्लाई कर सकती है। तो मैंने सिर्फ मेरा ये सवाल था मेन कि क्या इसकी जो फीस है 936 पाउंड इसको पे करनी पड़ेगी या इसकी जरूरत नहीं होगी रजिस्ट्रेशन के लिए? जी बिल्कुल वो देनी पड़ेगी। 936 पाउंड जो रजिस्ट्रेशन की फ़ी है वो उसको देनी पड़ेगी। उसकी देनी पड़ेगी जी। और सर ये कितने टाइम में इसका आ जाएगा? देखिए आमतौर पे ये बच्चों की रजिस्ट्रेशन का तकरीबन 3 से 4 महीने के अंदर आ जाता है आमतौर पे। 3 से 4 महीने के अंदर। और सर ये मेरी वाइफ जो है वो कितने टाइम बाद ब्रिटिश अप्लाई कर सकती है पासपोर्ट?
आपकी वाइफ को अगर अभी इंडेफिनिट मिला है तो फिर इंडेफिनिट के साल बाद वो अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन उसमें एक और कैच ये है कि जब भी वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई करेंगी तो पिछले 10 सालों का प्रूफ देना होता है कि 10 साल में कभी वो इलीगल यहाँ पे नहीं हुई, कभी यहाँ पे ओवर स्टेयर नहीं हुई, कभी यहाँ पे इमिग्रेशन कंडीशंस तो कोई ब्रीच नहीं की। अगर उनको असाइलम मिला था उससे पहले, मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन थी उनकी, वो ओवर स्टेयर थी, इलीगल थी, लीगल तरीके से यहाँ पे आई थी, इलीगल तरीके से आई थी, तो एज़ लॉन्ग एज़ वो पिछले 10 सालों में जब भी वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई करती हैं, पिछले 10 सालों में उन्होंने किसी किस्म की इमिग्रेशन कंडीशंस अगर ब्रीच नहीं की तो फिर तो वो साल बाद अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन अगर उन्होंने साल बाद जब वो अप्लाई करती हैं और पिछले जो है 10 सालों में उन्होंने इमिग्रेशन कंडीशंस ब्रीच किए हैं इस हवाले से कि वो पहले इलीगल थी, ओवर स्टेयर थी, तो फिर उनके लिए मसला हो सकता है, तो फिर उनको वेट करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जी, अली नाम है, मेरा एक कज़न है। सवाल ये है मेरा कि मेरा कज़न वो नवंबर 2000 में यहाँ आया था। जी जी। ठीक है, और उसने 2009 में और 2013 में अप्लाई किया, जो रिफ्यूज़ हो गया उसके लिए। वो विजिट वीज़ा पे आया था यहाँ, जी जी, अफ्रीका से। जी जी। और अब और उसके 2012 के बाद उसने अप्लाई किया, उसके बाद रिफ्यूज़ हो गया, उसके बाद उसने कुछ नहीं किया। अब जाके वो चाह रहा है कि वो दोबारा अप्लाई करे पुराने डॉक्यूमेंट्स के साथ और नए डॉक्यूमेंट्स के साथ। उसके पास इंडियन रेवेन्यू के भी कुछ रिकॉर्ड्स हैं पुराने। तो सवाल ये है कि अगर वो अप्लाई करे तो क्या चांसेस है कि उसको दोबारा साइनिंग पे नहीं बुलाएंगे और उसके केस में कुछ बेहतरी आ सकती है? देखिए, अभी तक उसको साइनिंग पे नहीं लगाया है, कुछ उसके बारे में बताएंगे क्या? देखें, बात ये है कि 17 साल हो चुके हैं उसको। जी, 17 साल हो गए ना, तो वो अकेला ही है अभी यहाँ पे? जी, अकेला ही है। देखें, सिचुएशन ये है कि अगर उसको यहाँ पे 17 साल हो गए हैं तो 17 साल की बेसिस पे तो वो यहाँ पे मतलब रहने के लिए इमिग्रेशन रूल्स के हिसाब से नहीं, वो नहीं कर सकता अनलेस के वो ये प्रूव कर सके ऑब्वियसली कि यहाँ पे उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग एक लाइफ एस्टेब्लिश हो गई है। आम तौर पे जो सीधा साधा केस होता है वो ये होता है कि अगर किसी को यहाँ पे रहते हुए 20 साल हो जाएं तो वो यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन 17 साल भी ऑफ कोर्स बहुत लंबा अरसा होता है। उसको फिर हम कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स पे या प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ की बेसिस पे कि अगर कोई किसी ने यहाँ पे इतना टाइम गुजार लिया है तो यहाँ पे उसके इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हो गए होंगे, दोस्त बाप या जो भी जितने यहाँ पे आपके स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं और जितने आपके अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन जहाँ से वो आए वहाँ पे जितने कनेक्शंस नहीं होंगे तो उतनी आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग होगी। तो वो केस बाय केस डिसाइड होता है। मेरा मशवरा ये है कि आपका जो कज़न है वो किसी वकील से इस सिलसिले में रब्ता करे। 17 साल का अरसा बहुत लंबा अरसा होता है, तो उसकी प्राइवेट फैमिली लाइफ की बेसिस पे, ह्यूमन राइट्स की बेसिस पे एप्लीकेशन हो सकती है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर जी। जी गुड इवनिंग जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी मेरा नाम सुखदेव है। जी सुखदेव साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन है कि मैं EEA डिपेंडेंट हूँ। जी जी। और मेरी वाइफ 2008 से लेकर टिल अभी तक 8-9 साल से ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही है। और मेरी एज ए शादी हुए को 5 साल कंप्लीट हो गए लास्ट अगस्त में 2016 में। बाय वीजा जो मेरा 17 में कंप्लीट होगा 5 इयर्स। हमारी डॉटर भी 5.5 ईयर की है, उसके पास भी यूरोपियन पासपोर्ट है जी। और बेटा अभी पैदा हुआ है तो अभी 2 वीक्स का है और वाइफ मैटरनिटी लीव पे चलेगी है। जी जी। मेरा भी क्वेश्चन है कि हमने परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करना है, क्या मैं शादी के बेस पे 5 ईयर कंप्लीट होने पे कर सकता हूँ? हम इस वाइफ को भी अभी परमानेंट रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करना है, या उनका पहले करवा दूं कि जब हम सभी इकट्ठे एक साथ कर लें? जब बच्चों का हमारा परमानेंट रेजिडेंस होने के बाद बच्चों को करें तो उन्हें डायरेक्ट ब्रिटिश के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं, जैसा कुछ है? जी देखिए, इन केस हो जी देखें, बात सुखदेव साहब, बात ये है कि आपकी वाइफ जिस तरह आप बता रहे हैं तकरीबन 2008-2009 से यहाँ पे हैं, ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हैं, आपकी शादी को 5 साल हो गए हैं, तो आप सारे जो हैं वो परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी वाइफ ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करती रही हैं थ्रू आउट, तो आप सारे अभी परमानेंट रेजिडेंस, और आपकी शादी को अगर 5 साल हो गए हैं तो आप सारे परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो और इकट्ठे अप्लाई कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले आपकी वाइफ अप्लाई करें फिर उसके बाद आप अप्लाई करें, आप सारे इकट्ठे अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक आपके बच्चों का ताल्लुक है तो बिल्कुल आपने सही कहा, अगर आपके बच्चे डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जब आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाता है दोनों को या किसी एक को,
और ये भी कर सकते हैं कि वो परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करें आप लोगों के साथ ही, और फिर डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। चूँकि यूरोपियंस के लिए जो होम ऑफिस की फ़ीस है वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, यानी कि 65 पाउंड्स पर पर्सन है, तो इसलिए मेरा मशवरा ये होगा कि टू बी ऑन द सेफ साइड अगर आप बच्चों के भी साथ अप्लाई कर दें परमानेंट रेजिडेंस के लिए तो कोई उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं, बेहतर ही है। जब उनको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगा तो फिर वो रजिस्ट्रेशन के लिए भी फ़ौरन अप्लाई कर सकते हैं। तो टू बी ऑन द सेफ साइड, ख़ास तौर पे आजकल के हालात के हिसाब से मेरा मशवरा ये होगा कि चूँकि आप सारे एलिजिबल हैं परमानेंट रेजिडेंस के लिए तो सारे अप्लाई करें और जल्द से जल्द। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, जी सर, मेरा नाम रुबीना है और मैं इस कंट्री में 2012 में आई थी। जी। मेरा बच्चा है, मेरी यहाँ शादी हुई थी ब्रिटिश इंसान के साथ, ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे को अपनी नेशनैलिटी नहीं शो करवा रहा अभी तक। मैं 4 साल से स्ट्रगल में हूँ, 3 साल का मेरा बच्चा है, तो बताएं कोई ऐसा तरीका होगा कि मैं अपने बच्चे का पासपोर्ट बनाने में कामयाब हो जाऊँ? आपके बच्चे का जो कि वो नेशनलिटी नहीं शो करा रहा, तो आपको पता है वो उसका जो बाप है वो ब्रिटिश है? हाँ जी, उनका मुझे पता है, लेकिन मुझे कंफर्म पता है कि मेरे बच्चे का बाप ब्रिटिश है। अच्छा, तो जब आप यहाँ पे स्पाउस वीज़े पे आई थी? नहीं, मैं स्पाउस वीज़े पे नहीं, मैं स्टूडेंट आई थी सर। अच्छा, आप स्टूडेंट आई थी। जब आपकी शादी हुई थी तो उस वक्त वो जो आपका हस्बैंड था वो ब्रिटिश था, यानी कि बच्चा पैदा होने से पहले? जी, वो बिल्कुल ब्रिटिश है। जी जी, बच्चा पैदा होने से पहले भी मुझे पता था ब्रिटिश है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस हो गया था ना। जी ठीक है, वो अलग बात है, मुझे सेपरेट होना पड़ा। वो तो एक अलग चीज़ है ना। लेकिन इस अगर वो ये फैक्ट है कि वो ब्रिटिश है और बच्चा जो है वो उसका है, तो फिर ऑब्वियसली उसको जो है वो बच्चा जो है वो ब्रिटिश बाय बर्थ होता है। तो में कि वो गायब है या नहीं वो करा रहा, तो नहीं, वो इधर ही है, लेकिन वो अपना पासपोर्ट नंबर नहीं दे रहे ना बच्चे के पासपोर्ट। लेकिन वो तो अगर पासपोर्ट नंबर नहीं दे रहे ना, तो आप फिर भी होम ऑफिस को लिख सकते हैं। ये नेशनल जब वो बच्चा ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है तो सारी सिचुएशन बता सकते हैं, तो वो देखेंगे सारी चीज़ को। अगर आपने डिटेल में बात करनी हो, क्योंकि ज़रा थोड़ी सी डिटेल में वाली बात है, तो अभी ईमेल एड्रेस भी मेरा आ रहा है स्क्रीन पे, आप मुझसे भी रब्ता कर सकती हैं, किसी भी वकील से रब्ता कर सकती हैं। नाज़रीन, एक वक्फे का दोबारा टाइम हो गया है, तो हम वक्फे पे जा रहे हैं।